हेलो एवरीवन। यूथ पावर एकेडमी पे डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं और डेली पीडीएफ मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर का लिंक है जिसपे कि आप अपने आप को जुड़ सकते हैं और आपको फिर मटेरियल थ्रू मेल प्रोवाइड किया जाता है। और डेली करंट अफेयर्स मैगजीन्स के अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स भी हैं, हमारी फटाफट सीरीज भी है। ज्यादा से ज्यादा आप चैनल से जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैगजीन्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी बेनिफिशियल है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कंसर्न्स रेज किए हैं जो मैंडेटरी मेंस्ट्रुअल पेन लीव चल रहा है उस पे। सुप्रीम कोर्ट में एक्चुअली एक केस पिटीशन दायर किया गया था, एक एडवोकेट हैं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी उनके द्वारा। और उन्होंने उसमें कहा था कि डायरेक्शन दीजिए आप गवर्नमेंट को कि एक यूनिफॉर्म लॉ बनाए पेड मेंस्ट्रुअल लीव के लिए, पेन लीव के लिए, जो वर्किंग वुमेन है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कि उनके फंडामेंटल राइट से जो है वो के मुताबिक रहे, प्लस जो है वो आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू डिग्निटी है उससे भी वो संबंधित रहे। तो इसी पे जो है वो सुनवाई के दौरान उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कुछ उनके अपने एप्रीहेंशंस हैं कि कि अगर कोई लॉ बनाया जाता है मेकिंग पेड लीव ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पेन कंपलसरी अगर इसको कर देते हैं, तो इससे जो यंग वुमेन और जो गर्ल्स हैं उनका जो करियर है वो अफेक्ट हो सकता है। शायद उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना मिले। इसमें जस्टिस चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची का खंडपीठ था। तो इन्होंने कहा कंसर्न्स हैं, इनके डाउट्स हैं। इन्होंने कहा कि हो सकता है अगर हम ऐसा लॉ बना दें, मैंडेटरी लॉ बना दें, तो इसके लिए जो एम्प्लॉयर्स हैं वो वुमेन को ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दें जिसमें कि जो है वो तुरंत उन्हें काम मतलब और रिस्पॉन्सिबल चीजें ना दें, और हो सकता है फिर उनके प्रमोशन वगैरह पे भी जो है वो इफेक्ट पड़े। ठीक है, तो इसका ये एक नेगेटिव इफेक्ट जो है वो हो सकता है। और इसमें इनकरेज किया गया है कि जैसे बहुत से स्टेट्स है, जैसे उड़ीसा है, कर्नाटका ने अभी शुरू किया है, केरला है, तो यहाँ पे जो है वो लीव दी जाती है। जितनी भी स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज हैं और जो इंस्टीट्यूशंस हैं, 60 डेज का एनुअल लीव इनको मेंस्ट्रुअल पेन के लिए, और मतलब कि पीरियड के टाइम पे इनको जो है वो छुट्टियां रहती हैं। प्राइवेट एंटिटीज में भी ऐसा शुरू किया गया है। तो इसी पे जो है ये अपना केस अभी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसकी हो रही है। और इन्होंने जो एडवोकेट है जिन्होंने दाखिल किया है, इन्होंने कहा है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में इम्प्लीमेंट हो रहा है, कहीं कहीं पे नहीं हो रहा है। तो एक प्रॉपर वो नहीं है कि कैसे जो है वो कहीं पे है कहीं पे नहीं है, तो इसकी वजह से भी जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। तो उन्होंने कहा है कि कोर्ट जो है वो सरकार को ये वो कहे कि इस तरह पे जो है पूरा एक यूनिवर्सल पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए जो है वो लॉ बनाया जाए। और इसमें इनका जो पिटीशन है इसमें इन्होंने कहा है कि इंडिया ने कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इसको साइन भी किया है और रेटिफाई भी किया है। तो इसके तहत कोई भी ऐसी प्रैक्टिस जो महिलाओं के अगेंस्ट है, जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, जो महिलाओं को प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करती है, उनके डिग्निटी के अगेंस्ट है, तो इस पे जो है वो इंडिया को ऐसे काम करना चाहिए। और इसमें ये भी बताया कि कई सारी कंट्रीज हैं, जैसे यूनाइटेड किंगडम है, वेल्स, चाइना, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया और जाम्बिया, इन सारी कंट्रीज में डिफरेंट पॉलिसीज भी हैं और लॉज भी हैं जो कि मेंस्ट्रुअल लीव को जो है वो मेंटेन करती हैं और ग्रांट करती हैं। ठीक है, तो ये इनके जो है वो विचार अभी हैं। अब इस पे आगे फर्दर देखो फाइनल क्या वो कहते हैं। फिर इसके अलावा कल एक डिसीजन आया था, इसी पे फर्दर क्लैरिफिकेशन चीजें आई हैं। ये एक रचना गंगू केस था और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है नो फॉल्ट कंपनसेशन स्कीम। और इसमें इन्होंने कहा है कि जो एडवर्स इवेंट्स हुए हैं इम्यूनाइजेशन के बाद से, कोविड-19 वैक्सीन का जो कैंपेन चला, उस केस में जो इंडिविजुअल है जिसको प्रॉब्लम हुई है उसको सरकार को कॉम्पनसेशन जो है वो देना होगा। और ये जो रचना गंगू केस है, ये 2021 में दो महिलाएं थी, 18 और 20 एज की थी। और इनको वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोटिक
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया VITT हुआ, और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेट, और ये जो है इनको कोविशील्ड वैक्सीन लगने के बाद से हुआ। तो इसी पे जजमेंट आया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो है वो ये स्टैंड करते हैं, और पब्लिक सेफ्टी और लायबिलिटी जो है ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो इनको ऐसे केसेस में जो है वो आपको कॉम्पनसेशन देना होगा, और उसमें जो इंडिविजुअल है, अफेक्टेड इंडिविजुअल, उसको अपनी तरफ से जो है वो कुछ अ, प्रस्तुत नहीं करना होगा कि हाँ मतलब इस वजह से ये हुआ, तो उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है। और कोविड-19 की बात करें तो वैक्सीनेशन की वजह से काफी सारे डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, और एक पूरा मास कैंपेन चलाया गया था जिसमें 219 करोड़ जो वैक्सीन थी उनको एडमिनिस्टर किया था। और टाइम टू टाइम ऐसी न्यूज आती हैं कि अचानक से जो है वो क्लॉटिंग होती है और अटैक होता है, और इंडिविजुअल्स की जो है वो मृत्यु हो रही है। तो इसके साइड इफेक्ट्स के तौर पे इन सबको देखा जा रहा है। फिर 11th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये मनाया गया, और इसमें जो है वो जो मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च किया 10 योगा प्रोटोकॉल्स फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एंड टारगेट ग्रुप्स। ठीक है। और योगा को जो है वो ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है वो एक नोडल एजेंसी है जो कि बना ये इसमें जो सेलिब्रेशन वगैरह इनका करने का काम करती है। और योगा महोत्सव 2026 ये 12th इंटरनेशनल डे का जो है सेलिब्रेशन, इसका 100 दिनों का पूरा जर्नी चल रही है, जिसमें इसको प्रमोट किया जाएगा, बताया जाएगा कि इसके क्या यूजफुल हैं, मतलब बेनिफिट्स हैं, यूजर्स हैं, कैसे इससे मेंटल पीस, वेलबींग, इन सबको प्रमोट किया जा सकता है। तो इसी के लिए ये हुआ। और फिर अभी पार्लियामेंट में सरकार की तरफ से जो है वो जारी किया गया, इसमें बताया गया कि इंडिया का जो मैटरनल हेल्थ क्या है पोजीशन। और अभी जो लेटेस्ट बुलेटिन इसमें बताया गया है, इसमें जो मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो है फॉर 2021-23, इसको रिलीज करते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, तो इन्होंने बताया कि 88 है पर लाख लाइव बर्थ पे, मतलब 1 लाख लोगों की जो बर्थ होती है उस पे 88 है अभी हमारा MMR। और जननी सुरक्षा योजना है, ये है, इसके तहत जो है वो कैश ट्रांसफर ये स्कीम है, और इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए सरकार की तरफ से जो है वो पैसे दिए जाते हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये सभी प्रेग्नेंट महिलाओं को जो है वो अवेलेबल है, और जो कि पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में जो है वो इनको फ्री डिलीवरी। ठीक है। जिसमें कि अगर सी सेक्शन होता है तो उसके लिए भी सरकार पैसे देती है, इस कार्यक्रम के तहत उनको कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता है। और मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ की बेहतरी के लिए ये सारा काम जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान है, और ये जो प्रेग्नेंट वुमेन है, ठीक है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एश्योर्ड क्वालिटी एंटीनेटल चेकअप जो है ये भी प्रोवाइड करता है बाय स्पेशल मेडिकल ऑफिसर्स, 9वें दिन पे, हर मंथ के 9वें दिन पे इनके। ठीक है। और मतलब इसका यही है कि जो महिलाएं हैं उनकी जो सुरक्षा, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, सुरक्षित और सेफ डिलीवरी जो है वो उनकी हो सके, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो सके, कोई उनको दिक्कत ना आए। इसी में एक लक्ष्य इनिशिएटिव है जिसका कि उद्देश्य ये है कि जो लेबर रूम्स हैं और जो मैटरनिटी ऑपरेशन थिएटर्स हैं वहां पे जो क्वालिटी है, केयर क्वालिटी, उसको बेहतर करना। इसके अलावा सुरक्षित मातृत्व आश्वासन या सुमन है, ये प्रोवाइड करता है एश्योर्ड डिग्निफाइड रिस्पेक्टफुल क्वालिटी हेल्थ केयर, और इसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है। ठीक है। हर प्रेग्नेंट वुमेन और न्यूबॉर्न के लिए ये अवेलेबल है। तो ये जानकारी इन्होंने दिया। फिर अभी कल जो है, परसों सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, और उसमें हम लोग कल डिस्कस किए भी हैं ओबीसी का जो क्रीमी लेयर क्राइटेरिया है उस पे। और फिर उसमें बताया, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग आई है कि सोल जो इनकम जो है कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरिया टू डिसाइड द क्रीमी लेयर। मतलब ये अमंग जो है ये ओबीसी कैटेगरी के बीच में ये इन्होंने इसको डिसाइड किया है। और ये काफी पेंडिंग क्वेश्चन था कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज हैं, उनको क्या
गवर्नमेंट सेक्टर के इक्वल में जो है वो रखा जा सकता है, ठीक है? और इसमें जो है मतलब जो इंडिविजुअल्स हैं, एक उसमें एक सैलरी का वो है कि 8 लाख से ज़्यादा की सैलरी होती है तो वो जो है वो उनको रिज़र्वेशन बेनिफिट नहीं मिलेगी। तो इसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की खंडपीठ थी और इन्होंने ये जजमेंट दिया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर इज नॉट टू क्रिएट आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन, मतलब कोई आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शन ना रहे बिटवीन इक्वली प्लेस्ड मेंबर्स ऑफ द सेम सोशल क्लास, मतलब एक ही सोशल क्लास के जो इक्वली प्लेस्ड मेंबर हैं उनके बीच में किसी तरह का डिस्टिंक्शन ना हो, उनको कोई अनइक्वल ट्रीटमेंट जो है वो ना मिले। और इसमें एक पिटीशन जो है वो दायर हुआ था और इसमें सुनवाई हो रही थी 24 14 अक्टूबर 2004 का एक ये लेटर था डीओपीटी का, ये इशू हुआ था। इसमें जो क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया के बारे में बताया गया था और इसमें एक ऑफिशियल मेमोरेंडम था इशू हुआ था जो कि 1993 में, और उसमें क्लासिफाई किया था कि कौन जो है वो ओबीसी जो है वो रहेंगे। और ये जो है वर्डिक्ट ये बाद में जो है वो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हुआ था, या इसको मंडल वर्डिक्ट भी कहा जाता है, उस पे इन्होंने दिया था। और जो गवर्नमेंट जॉब्स में है, द क्रीमी लेयर स्पेसिफाई ग्रुप्स एज पर्संस ऑक्युपाइंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, उसमें ये कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के जो हैं जैसे कि क्लास 1 ऑफिसर हैं ग्रुप ए के, ऑल इंडिया सर्विस है, सेंट्रल सर्विसेज हैं, स्टेट सर्विसेज हैं, ग्रुप बी के हैं, एम्प्लॉयज ऑफ पीएसयूज हैं, एम्प्लॉयज ऑफ आर्म फोर्सेस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेड और इंडस्ट्रीज में हैं, प्रॉपर्टी ओनर्स हैं या वेल्दी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है? तो इनके लिए एक पूरा कैटेगरी जो है इसमें बनाया गया था। तो अभी इन्होंने कहा है कि if either parent is a direct recruit of government group A or is promoted before the age of 40, their children, मतलब उनके बच्चों को जो है ओबीसी कोटा का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर दोनों पेरेंट्स जो है वो ग्रुप बी में है डायरेक्ट रिक्रूट्स, तो देयर चिल्ड्रन विल बी कवर्ड अंडर द क्रीमी लेयर, तो उनके भी बच्चे जो है वो क्रीमी लेयर में आएंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ये था कि दोज नॉट इन द गवर्नमेंट सेक्टर was set at rupees 1 lakh per annum, मतलब 1 लाख इसको रखा गया था 1993 में, फिर बाद में इसको रिवाइज करके 2017 में जो इनकम लिमिट है उसको 8 लाख कर दिया गया, ठीक है? और फिर इसी में बाद में इनका जो है क्लैरिफिकेशन आया था कि क्रीमी लेयर स्टेटस ऑफ सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पर्संस एम्प्लॉयड इन ऑर्गेनाइजेशंस where equivalence or comparability of posts in government has not been evaluated is determined as follows, मतलब अभी उसमें डिटरमाइन नहीं था कि पीएसयूज का और जो प्राइवेट सेक्टर है उनका एक लेवल में देखा जाएगा कि नहीं। तो इसमें इनका ऑर्डर जो आया था उसमें ये था कि इनकम ऑफ द पेरेंट्स फ्रॉम द सैलरीज एंड फ्रॉम द अदर सोर्सेज इज डिटरमाइंड सेपरेटली, मतलब अलग अलग सोर्सेज से डिटरमाइन किया जाएगा कि कितनी सैलरी है और कितनी बाकी जगहों से इनकम है। और इफ the income of parents from the salaries or income of parents from the other sources exceeds the limit of 2.5 lakh, ठीक है? 2.5 लाख से ज्यादा की रहती है 3 साल तक कंटिन्यूअसली, तब उनको जो है वो क्रीमी लेयर में ट्रीट किया जाएगा। तो इसी को लेके था, तो इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का यही आया है कि अ, कि सिर्फ जो वो है आपका सैलरी उस वो बेसिस नहीं रहेगा, बाकी और चीजों को भी इसमें देखा जाएगा। तो ये फिलहाल पूरा जजमेंट इनका है, ठीक है? फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने धर्म स्वतंत्र बिल इसको महाराष्ट्र असेंबली में प्रस्तुत किया है और इसका जो उद्देश्य है इसका ये है कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उससे आगे जाके इनका पूरा काम करना। और इन्होंने कहा है कि जो ऐसी मैरिजेस होती हैं जिसमें कि इंटर रिलीजियस मैरिज होती है और इसमें अगर कोई अनलॉफुल रिलीजियस कन्वर्जन होता है तो जो बच्चे होंगे उनका जो रिलीजन है वो मदर के ग्रुप के रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है वो रहेगा, ठीक है? अगर ऐसे रिलेशनशिप से कोई बच्चा होता है तो। और इसमें कुछ स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, इसमें जो है वो इनहेरिटेंस राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम सच मैरिजेस इसमें बताया गया, इसमें भी इस तरह का प्रावधान रखा गया है।
तो जो कन्वर्जन हो रहा है और जैसे कि जो मैरिजेस होती हैं उसमें जो है वो कन्वर्ट होते हैं, तो उनको लेके स्टेट्स में जो है वो इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे एक्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं। तो ये बिल यही कहता है कि अगर बच्चा होता है और इस तरह की मैरिजेस में, तो जो मदर का रिलीजन रहेगा वही उसका जो है वो रिलीजन माना जाएगा। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो ये 10th स्टेट होगा जिसमें कि इस तरह का रिलीजियस कन्वर्जेंस को लेके लॉ जो है वो बना है। और इसके पहले झारखंड में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका और राजस्थान, इन सब जगहों पे जो है वो इस तरह का जो एक्ट है वो अभी है, लागू हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। फिर अपोजिशन इंडिया ब्लॉक जो है इन्होंने कल नोटिस सबमिट किया है दोनों ही हाउसेस में, पार्लियामेंट के, और जिसके तहत ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानेश कुमार, उनके रिमूवल के लिए, मतलब ये इन्होंने जो है नोटिस सबमिट किया है। और ये पहली बार है जब इस तरह का जो फॉर्मल नोटिस जो है वो पार्लियामेंट में सबमिट किया गया हो। और इसमें 10 पेजेस की ये पूरी नोटिस है, 7 चार्जेस लगे हैं इनके अगेंस्ट, जिसमें कि पार्टिसन और डिस्क्रिमिनेटरी कंडक्ट है इन ऑफिस, डेलिबरेट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ इलेक्टोरल फ्रॉड और मास इन फ्रेंचाइजमेंट की बात जो है वो कही गई है। और इसमें जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने एक्यूज किया है सीईसी को कि ये जो रूलिंग बीजेपी है उनको बहुत सारे ओकेजन पे एड कर रही है, हेल्प प्रोवाइड कर रही है एसआईआर के दौरान भी, और इससे जो है वो इनका पूरा जो बेनिफिट है वो बीजेपी को जो है वो मिल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनको जो है वो ऐसे ही हटाया जा सकता है जैसे कि किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है। और इसमें जो भी जजेस को रिमूव करने की प्रक्रिया है वही पूरी फॉलो होती है। और इसमें जैसे कि यही है कि नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जो है 50 एमपीज को साइन करना होगा राज्यसभा में और 100 एमपीज को साइन करना होगा लोकसभा में। तब जाके ये जो नोटिस है इसको आगे फर्दर मूव किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो अब देखो उसमें आगे फर्दर क्या होता है। फिर जोस एंटोनियो कास्ट, ये जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ चिली बने हैं। वैसे इसका नाम कभी कभी पूछ देता है डिफरेंट जो हमारे स्टेट सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, तो उसी याद रखना कि चिली के प्राइम जो है ये प्रेसिडेंट, ये जोस एंटोनियो कास्ट बने हैं। फिर पार्लियामेंट में दिशा स्कीम के बारे में बताया गया और गवर्नमेंट ने बताया कि हम जो है वो डिफरेंट स्कीम्स जो है वो ले आए हैं और जिसके तहत सिटीजन्स को अफोर्डेबल और एक्सेसिबल जस्टिस प्रोवाइड किया जा रहा है। और दिशा या डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस, इसका एम है कि जो सिटीजन्स हैं उनके लिए जो एक्सेस है जस्टिस का उसको और बेहतर करना। और इसके लिए जो है वो पूरे जो है वो प्रोविजंस हैं, जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट है 1987 का। और इसमें इन्होंने कहा है कि हम जो है वो टेली लॉ एक कंपोनेंट है, तो इसके तहत जो सिटीजन्स हैं उनको एक लॉ पैनल, लॉयर्स जो है, लॉयर्स का एक पैनल होता है, उनसे कनेक्ट किया जाता है ताकि वो उनको लीगल एडवाइस दे सके। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का भी इसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। 2.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो कि ग्राम पंचायत लेवल पे ऑपरेट हो रहे हैं 777 डिस्ट्रिक्ट्स में। और इसमें उन्होंने बताया है कि 28 फरवरी तक 1.12 करोड़ से ज्यादा जो प्री लिटिगेशन है उन पे एडवाइस जो है वो दिया गया है इस योजना के तहत। फिर इसके अलावा न्याय बंधु एक कंपोनेंट भी है और इसमें भी जो है वो जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, जो एडवोकेट्स हैं, उनमें ये कल्चर को किया जा रहा है कि आप फ्री लीगल असिस्टेंट प्रोवाइड करिए और जो जिन लोगों को प्रॉब्लम्स है उनको जो है वो हेल्प करिए। तो लीगल लिटरेसी और लीगल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए ये सारे काम जो है वो किए जा रहे हैं। तो दिशा और न्याय बंधु ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी।
फिर प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने जो है वो असम में काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो है वो इनॉग्रेशन किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और वहां पे इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट जो है वो असम के लिए काफी काम कर रहा है। और इसमें कुछ कुछ चीजों के बारे में इन्होंने बताया, तो जैसे मेंशन किया तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि बाथो के बारे में। और इसके अलावा बायसागु फेस्टिवल, जैसे ये नाम पूछ सकता है कि किस स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये असम के ट्रेडिशनल जो है वो फेस्टिवल्स हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स हैं। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट है, ये 4500 करोड़ का जो डिफरेंट जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उनको इनॉग्रेट किया गया है। जो बोडो लैंड है उसमें रोड नेटवर्क को बेहतर किया गया है। फिर इसके अलावा रेलवे कनेक्टिविटी भी बेहतर किया है। उन्होंने बताया कि हमने कामाख्या चरलापाली अमृत भारत एक्सप्रेस और गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस को जो है वो चलाया है, जिससे रीजनल जो मोबिलिटी है वो बेहतर हो सके। फिर इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात की, जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो असम में यूज होते हैं, जैसे कि खाम और सीफुम। ठीक है, तो ये चूंकि नेम्स इन्होंने मेंशन किए हैं तो ये आ सकते हैं कि ये फेस्टिवल किससे रिलेटेड है या इंस्ट्रूमेंट किस स्टेट से रिलेटेड है। ठीक है, ये नहीं पूछेगा कि कितने का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने आंध्र प्रदेश में अल्प्राजोलम फैक्ट्री, मतलब अल्प्राजोलम की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो गलत तरीके से हो रही थी, तो वहां पे रेड करके इसको पकड़ा है। और इसको नाम दिया है ऑपरेशन व्हाइट हैमर। 237 किलोग्राम का ड्रग जो है वो यहाँ से इन्होंने इनको मिला है। ठीक है, तो ये ऑपरेशंस वगैरह के नाम भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर जल जीवन मिशन 2.0 की जो फंडिंग है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई है। और इसमें जो कैबिनेट है, इसने 4 कंडीशंस जो है वो सेट किए हैं, जो कि अगर स्टेट्स फुलफिल करेंगे तभी उनको फंड्स रिलीव होगा। और इसमें काफी सारे सेफ गार्ड जो है वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि काफी सारे रिपोर्ट्स आ रही थी कि जल जीवन मिशन के तहत इसमें प्रोग्राम में काफी इरेगुलरिटीज देखने को मिल रही हैं। जो कि और जो जल जीवन मिशन है इसका उद्देश्य है हर घर जल, तो मतलब हर घर में रूरल एरियाज में भी जो है वो टैप वाटर पहुंचाना, ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है। और अ, इसमें जो ये 4 मैंडेटरी कंप्लायंस है, इसमें यह है कि एक तो इनको एमओयू साइन करना होगा। सुजल गांव आईडीज ये क्रिएट करनी होंगी, ताकि डिजिटल मैपिंग हो सके प्रॉपर तरीके से, जितने भी जो भी रूरल वाटर सप्लाई कनेक्शंस हैं उनकी। टाइमली फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन, और इसके अलावा नोटिफिकेशन ऑफ स्टेट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पॉलिसीज, इन सब का नोटिफिकेशन होगा, एमयू साइन करना पड़ेगा, आईडीज बनानी होंगी। और साथ ही साथ जो है वो प्रॉपर फाइनेंशियल एड जो है प्रोवाइड करनी होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और इसी में जो हमारे जल मंत्री हैं, मतलब इन्होंने जो है वो जल शक्ति मंत्री, इन्होंने सुजल गांव आईडी ये भी रिलीज किया। और ये एक स्कीम बेस्ड यूनिक डिजिटल आइडेंटिफायर है। और इससे जो है वो डिजिटल मैपिंग में जो है पूरा हेल्प मिलती है। अभी तक 1.64 लाख सुजल गांव आईडीज जो है वो प्रोवाइड किए जा सकती हैं 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। ठीक है, और इनको जो है वो सुजलम भारत आईडीज इनसे जो है पूरा लिंक किया गया है। तो उसका उद्देश्य यही है कि जो पूरा वाटर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, सब तक वाटर जो है वो पहुंच पहुंच सके, उसी के लिए पूरा काम हो रहा है। और जल जीवन मिशन के तहत ये पूरा है। और अभी जो नया कैबिनेट अप्रूवल किया गया है इस मिशन का, उसके लिए 2028 तक इस मिशन के तहत 1.5 लाख करोड़ रुपए को एलोकेट किया गया है। ठीक है, जो जल जीवन मिशन है वो लॉन्च हुआ था 2019 में। और इसका जो एम है वो ये है कि 55 लीटर ऑफ पोटेबल वाटर हर पर्सन को प्रोवाइड करना हर घर में 2024 तक, ये इनका जो है वो लक्ष्य था। और ये जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसके द्वारा ये जो इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
फिर गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड इसको रखा गया है, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं इन्होंने कल लोकसभा में जानकारी दिया कि अभी मतलब अभी काफी एक ऑयल शॉक है, फेयर्स है एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, क्योंकि माना जा रहा है कि सप्लाई चेन में पूरा डिसरप्शन चल रहा है, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वो बंद है। तो ऑयल, पेट्रोल, एलपीजी, इनकी दिक्कतें हो रही है, इनके प्रॉब्लम्स, इनकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इन्होंने कहा है कि हम एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो है वो बनाएंगे, और इसके लिए सरकार ने 57,381 करोड़ जो है वो एलोकेट किए हैं। तो ये अभी जो ग्लोबल सीन चल रहा है उसको देखते हुए फिजिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है। और फिर इसमें इन्होंने ये भी कहा कि जो सेंट्रल है, ये अपना जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट है इसको ये मतलब मीट करेगा, और ये फंड जो है वो अलग से इनको एलोकेट करने के बाद थी। तो ये स्थिति है अभी उनकी। जब चूंकि पूरी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है तो फंड वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक अलग वो रखा गया है कि आने वाले टाइम में कोई जो है वो दिक्कत ना हो। ठीक है। फिर प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने 28,000 टी गार्डन वर्कर्स को जो कि ये आसाम में काम कर रहे थे, उनको जो है एक पूरी एक सेरेमनी हुई और उसमें लैंड डीड्स वगैरह जो है प्रोवाइड किए। ये अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है आसाम के इतिहास टी हिस्ट्री में। यहाँ पे जो लेबरर्स वगैरह हैं वो टी गार्डन्स में काफी काम करते हैं, तो उनका कोई ऐसे राइट वगैरह नहीं होता था। तो इसी मौके पे जो है वो अभी असम में भी जो है वो चुनाव होने वाले हैं, काफी यात्राएं वगैरह वहां पे प्रधानमंत्री की हो रही है। तो इसी में एक कार्यक्रम हुआ और वहां पे इन्होंने इनको ये जो सब जो है वो प्रोवाइड किया है। इसके अलावा इन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का 22nd इंस्टॉलमेंट इसको भी जो है वो रिलीज किया, और इसके तहत जो अक्रॉस द कंट्री 9.3 करोड़ फार्मर्स को 18,640 करोड़ रुपए जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे। और असम की बात करें तो यहाँ पे 19 लाख फार्मर्स हैं। ठीक है। फिर भारत विस्तार, ये एक एआई पावर्ड एग्रीकल्चर डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और जो हमारा यूनियन बजट है 26-27, इसमें इसको अनाउंस किया गया कि भारत विस्तार या वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेस, ये एक मल्टीलिंगुअल आर्टिफिशियल एआई पावर टूल है, और इसके लिए 150 करोड़ रुपए एलोकेशन किए गए हैं। फर्स्ट जो इसका फेज है, ये इसको जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है। और इसमें ये जो है इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जो फार्मर्स हैं उनको ये रिलायबल रियल टाइम लोकेशन स्पेसिफिक एग्रीकल्चर एडवाइजरीज जो है वो देगा, और ताकि उनकी जो एग्रीकल्चर है और जो अलाइड एग्रीकल्चर जो रिलेटेड एक्टिविटीज है उसमें इनको जो है वो हेल्प मिल सके। फर्स्ट फेज लॉन्च हुआ है 17 फरवरी 2026 को, और ये जो प्लेटफॉर्म है ये अभी हिंदी और इंग्लिश भाषाओं में अवेलेबल है, और इसमें एक डेडिकेटेड टेलीफोन नंबर भी है, एक वॉइस बेस्ड एआई चैटबॉट भी बनाया गया है। ठीक है। और इसमें जो है वो जो फर्स्ट फेज है इसमें 10 मेजर स्कीम्स को इंक्लूड किया गया, इसमें पीएम किसान, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, इन सब चीजों को जो है वो जोड़ा गया है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में इसमें और फिर 4 लैंग्वेजेस को जोड़ा जाएगा। ठीक है। तो ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस में ये रहे, और उससे जो है जो फार्मर्स वगैरह हैं उनको बेनिफिट मिल सके। तो पीएम भारत विस्तार भी जो है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये एक इसको डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट इसके अकॉर्डेंस में जो है वो डेवलप किया गया है। एक सिक्योर प्लेटफॉर्म है। ठीक है। और जो भी सिक्योर साइबर सिक्योरिटी से जो रिलेटेड गाइडलाइंस है इनको ये पूरी तरह से जो है वो फॉलो करता है। तो इसकी जानकारी जो है वो पार्लियामेंट में दिया गया है। फिर सॉइल एंड लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। और इन्होंने बताया कि हमने जनरेट किया है
soil database at different scales of 1:50,000 and 1:10,000। ठीक है, तो इसमें एक डेटाबेस में बताया गया है कि पूरे जो इंडिया में सॉइल का क्या है, कंडीशन है। और जो इंडियन सॉइल है वो पोटेशियम में सफिशिएंट रहता है, बट इसमें नाइट्रोजन और जो फास्फोरस का कंटेंट है वो उसमें वेरिएबिलिटी देखने को मिलता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी प्रॉब्लम्स रहती है। कुछ स्टेट्स जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, यहाँ पे जो है वो जिंक डिफिशियंसी देखने को मिलती है। उन्होंने कहा है कि हमने इसका पूरा सर्वे किया है और इस पे कैसे जो है वो इन चीजों को बेहतर किया जाए, उस पे काम हो रहा है। ठीक है। और इसके अलावा हमें पता है कि जो सॉइल हेल्थ है ये एक काफी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि सॉइल के हेल्थ पे एग्रीकल्चर पूरा डिपेंड करता है। और सॉइल हेल्थ स्कीम कार्ड स्कीम ये 2015 में जो है लॉन्च हुआ था। और इसमें फार्मर्स जो है वो उनपे पूरा रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कैसे कितना लेवल है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का, कितना फर्टिलाइजर उनको यूज करना पड़ेगा, कैसे पूरा मैनेज करना होगा ताकि बेहतर जो है वो क्रॉप हो और प्रोडक्शन जो है वो बढ़े। फिर इंफॉर्मेशन दिया गवर्नमेंट ने कि जो डेटा सेंटर इंडस्ट्री है इंडिया में रैपिडली ग्रो कर रहा है। और इंडिया का जो टोटल डेटा सेंटर कैपेसिटी है ये बढ़ के जो 2025 में 1500 मेगावाट हो चुका है। 2020 में ये 375 मेगावाट था। और एआई डेवलपमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए 38,231 जीपीयूज को लगाए गए हैं। ठीक है। और इसमें डिफरेंट जो डेटा सेंटर्स हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनको जो है वो इससे जो है वो हेल्प मिल रहा है। और इससे नए नए स्टार्टअप्स, रिसर्चर्स, जो एकेडमिशियंस हैं, वो उनको अलाउ किया गया है कि सब्सिडाइज रे पे जो है वो इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा एआई के क्षेत्र में काम करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना, ताकि इसमें जो है वो और इम्प्रूवमेंट हो सके। और ये जो डेटा सेंटर्स हैं ये मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, नोएडा और जामनगर में अभी स्टैब्लिश किए गए हैं। फिर एनएमडीसी है, एनएमडीसी लिमिटेड इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर है। और ये एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टील के अंतर्गत आता है। और इसने हिस्ट्री बनाई है, ये फर्स्ट माइनिंग कंपनी हो गई है इंडिया में टू प्रोड्यूस 50 मिलियन टन्स ऑफ आयरन ओर इन अ सिंगल फाइनेंशियल ईयर। तो इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1958 में। और इसके पास ये मैंडेट है कि इंडिया के जो आयरन और रिसोर्सेज हैं उनको डेवलप करे। और इसकी जो प्रोडक्शन जर्नी है वो 1978 में स्टार्ट हुई थी। तो एनएमडीसी भी पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट रहेगा। इसका स्टेटस क्या है ये पूछ सकता है। और चूंकि इन्होंने इस बार एक ये माइलस्टोन अचीव किया है तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और एनएमडीसी के जो मेजर आयरन ओर कॉम्प्लेक्सेस हैं ये छत्तीसगढ़ के बैलाजिला में है और कर्नाटका के दोनी मलाई में हैं। ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन प्रोडक्शन है वो काफी क्रिटिकल है, जो हमारी स्टील इंडस्ट्री है उसको देखते हुए, क्योंकि ये इंडियन स्टील इंडस्ट्री जो है वो वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है। फिर फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज ये जो है वो श्रीनगर में हो रही है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, अपनी तरह का पहला नेशनल डायलॉग है। और इसके तहत जो इंडिया का कोल्ड वाटर फिशरीज है वो कैसे ग्रोथ कर सकता है, कैसे प्रॉस्पर कर सकता है, उस पे जो है वो बात होगी, उसमें क्या क्या इसके पोटेंशियल हैं। ठीक है। और इंडिया का जो कोल्ड वाटर फिशरीज है ये एक यूनिक और वैल्यूएबल सेगमेंट है एक्वा कल्चर लैंडस्केप का। और ये जो हाई एल्टीट्यूड रीजन्स हैं हिमालय के, नॉर्थ ईस्ट के कुछ सेलेक्टेड जोन्स में जो है ये अभी जो है वो बढ़ रहे हैं। और ये जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, इन सब जगहों पे जो है ये जो है वो इनको आइडेंटिफाई किया है और यहाँ पे इनको प्रमोट भी किया जा रहा है। और 278 जो है वो कोल्ड वाटर फिश स्पीशीज को आइडेंटिफाई किया गया है। और ज्यादा से ज्यादा इनका जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाया जा रहा है ताकि जो लाइवलीहुड है वो उसको और बेहतर बनाया जा सके। ठीक है।
और इसमें जो है वो जो इससे जुड़े जो फार्मर्स हैं उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। साथ ही साथ इसमें इनको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो इस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना और इसमें एक पूरा रिवॉल्यूशन ले आना। इन एरियाज़ में भी जैसे जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे भी। स्वामी ये एक पॉलिसी है हाउसिंग सेक्टर पे, तो इस पे एक पूरा अच्छा आर्टिकल निकला था। मतलब जैसे कि जो ज्यादातर जो फैमिलीज है उनका ये एक वो रहता है कि एक अपना घर रहे। ठीक है, ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट और अचीवमेंट भी जो है वो ये माना जाता है। तो गवर्नमेंट का स्वामी स्कीम है, इसके तहत गवर्नमेंट इसमें इंटरवीन किया है। और ये 2019 में जो है ये लॉन्च हुआ गया था। ये स्पेशल विंडो है फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग इन्वेस्टमेंट फंड है, जो कि लास्ट जो है वो एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है जिन ऐसे परिवारों को जिनको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, ताकि ये अपने घर बना सके। और अभी इस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो 146 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जो है वो चल रहे हैं 20 शहरों में 12 स्टेट्स की। तो ये एक तरह का लार्जेस्ट रेजिडेंशियल फोकस स्ट्रेस सॉल्यूशन है, प्लेटफॉर्म है। और ये जो ओरिजिनल फंड है ये काफी सक्सेसफुल रहा। फिर गवर्नमेंट ने 2026 के बजट में स्वामी फंड फंड टू इसको इस्टेब्लिश किया, ताकि बेहतर तरीके से जो हाउसिंग प्रक्रिया है वो हो सके, मतलब बन सके घर ज्यादातर लोगों के लिए। ठीक है। और इसमें जो है वो इंश्योर किया जाता है कि जो प्रॉपर तरीके से लोगों के घर बन सकें। और इसमें काफी सारा बैकअप प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट को, डिफरेंट पीएसयूज एलआईसी इनके द्वारा। और इसके पहले जब जब तक ये लॉन्च नहीं हुआ था, तो जो है वो काफी जो है वो इसमें प्रॉब्लम्स जो है वो आती थी। लेकिन उसके बाद से जो है वो काफी बेहतर हुई ये चीजें, जो हाउसिंग फैसिलिटीज हैं अर्बन एरियाज में। और ये एक काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो माना जा रहा है। और इसके तहत इसमें बताया गया है कि इस फंडिंग के तहत मुंबई में रिवाली पार्क है, यहाँ पे काफी सारे लोगों को जो है वो घर बना के दिए गए। और ये पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट रहा जो कि इस फंडिंग से कंप्लीट हुआ। तो यही है। और इसके अलावा मार्च जो डेटा है ये है कि 2023 तक इसके तहत 22,500 होम्स बने। तो ये भी एक माइलस्टोन था। ठीक है। ये गवर्नमेंट बैक इन्वेस्टमेंट फंड है और इसके तहत जो है वो लोगों को घर बना के दिए जा रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, स्कीम पूछ सकता है किससे रिलेटेड है, मेंस वगैरह में आ सकता है, ऐसे में इसको यूज किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक्स पे। फिर पीएम प्रणाम स्कीम, ये है प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट स्कीम। और इसमें जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कि जो इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें कि जो केमिकल फर्टिलाइजर का कंजम्पशन है उसको कम किया जाए और एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए। इस स्कीम के अंतर्गत जो है वो फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड की जाती है और 50% ऑफ फर्टिलाइज्ड सब्सिडी सेविंग्स। और इसमें स्टेट और यूनियन जो टेरिटरीज है, अगर ये अपना केमिकल फर्टिलाइजर जैसे यूरिया है, एनपीके है, डीएपी है, इसका कंजम्पशन में कमी करती हैं तो उससे इनको जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। तो माना जा रहा है कि इस स्कीम से जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो यूज है उसमें कमी आई है। और इसके बारे में जो है वो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया पार्लियामेंट में। ठीक है। तो इन्होंने बताया कि ये एक ऑल्टरनेटिव जो है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। और इसमें जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना और जो मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, इन सबको भी जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाए है। तो मतलब अगर सस्टेनेबल फार्मिंग तभी होगी जब केमिकल जो फर्टिलाइजर्स है उसमें कमी आए, बायो जो है फर्टिलाइजर्स इनका ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ठीक है, तो बर्डन जो है वो कम होगा। तो इसीलिए ये पीएम प्रणाम स्कीम है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वहां पे केमिकल फर्टिलाइजर्स को कमी करने के लिए इसको लेके आया गया है। फिर एक न्यूज थी कि इंडिया का एक एलपीजी कैरियर है, इसने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो क्रॉस किया है, अभी जो पूरा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और ये है, इसका नाम है द शिवालिक। ये इंडियन फ्लैग एलपीजी कैरियर है।
और इसकी जो कैपेसिटी है ये 54,000 टन की है। और इसने फ्राइडे को जो है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो है वो क्रॉस किया। और माना जा रहा है कि अ, ये जो कैरियर है ये मतलब एलपीजी को लेके आ रहा है, तो इस पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े, है ना, कोई एक्सीडेंट ना हो, उस पे किसी तरह की बॉम्बिंग वगैरह ना हो। तो प्रधानमंत्री है, इन्होंने इसराइल के ईरान के जो लीडर्स हैं उनसे बातचीत भी किया था। तो उन्होंने एक एक वो जताया कि नहीं, हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इंडियन शिप्स पे जो है वो किसी प्रकार का कोई अटैक ना हो। ठीक है। तो ये इसीलिए है कि जो एक प्रॉब्लम हो रही है एलपीजी वगैरह की सप्लाई वो प्रॉपर बनी रहे और चीजें जो है वो आती रहे। और अभी चूंकि ये पूरा जो एरिया है वहां पे काफी सिचुएशन टेंस है। लगातार जो है वो 15 डेज से जो है वो वॉर चली आ रही है। एक्सीडेंट्स भी काफी हुए हैं। दो शिप जो है वो डूबे भी हैं। तो इसकी वजह से ये है। तो ये शिवालिक को जो है वो अभी यहाँ वहां से चला है और आ रहा है, अभी इंडिया पहुंच रहा है। स्पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया की जो वुमेन हॉकी वुमेन्स की जो हॉकी में जो वुमेन्स की टीम है, इसने एफआईएच हॉकी वुमेन वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और ये क्वालिफाइंग टूर्नामेंट हैदराबाद में खेला गया, तो वहां पे इन्होंने जो है वो उसको क्वालिफाई कर लिया है। इसके अलावा चिली के सेंटियागो में भी जो है ये जो है वो टूर्नामेंट्स चल रहे हैं। और इसमें जो फाइनल 7 टीम्स रहेंगी वो वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप में जो है वो खेलेंगी। तो मतलब इंडिया की टीम ने इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है। और ये जो 2026 इसी साल होगा, ये जो वुमेन्स वर्ल्ड कप हॉकी है ये। और इसके अलावा आर्मन डुप्लेंटिस, इन्होंने पोल वॉल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है। और इन्होंने जो है ये 15 टाइम एट मोंडो क्लासिक 6.31 मीटर्स की इन्होंने जो है वो ये पोल वॉल्टर जो है माने जाते हैं। पोल वॉल्ट पोल वॉल्ट मतलब पोल पे पूरा जो है वो जंपिंग किया जाता है, तो इतने मीटर की जो है वो ऊंचाई पे इन्होंने पूरा जंप किया। ठीक है। और इन्हीं का रिकॉर्ड था, इसको भी उन्होंने ब्रेक किया था। 6.31 मीटर तक ऊंचा ये कूद गए हैं। यही था सारा आज का।